आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, दरअसल आम सभा चुनाव खत्म भी हो चुका है और केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है। सरकार को पूरी रफ्तार पकड़ाकर प्रधानमंत्री G7 की बैठक के लिए इटली भी पहुंच चुके हैं। लेकिन आम सभा चुनाव में हार जीत को लेकर समीक्षा का दौर लगातार जारी है। इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए हुआ। इंडिया गठबंधन को इस बार एक सशक्त विपक्ष की हैसियत से जनाधार भी मिला और एनडीए बेशक बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन न केवल वोट परसेंटेज कम हुआ बल्कि सीटें भी अच्छी खासी कम हुई। दोस्तों, चुनाव के वक्त बीजेपी खेमे से एक बयान आया था आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, जिसका मतलब निश्चित तौर पर बीजेपी और संघ में के बीच दरार के रूप में निकाला गया था। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर मुख्यालय के कार्यक्रम में जो कुछ कहा था, जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। चुनाव में दूसरे को पीछे ढकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। केंद्र में नई सरकार भी बन गई, ऐसा क्यों हुआ? संघ का इससे मतलब नहीं। संघ हर चुनाव में केवल जनमत को परिष्कृत करता है और इस बार भी ऐसा ही किया, लेकिन नतीजों के विश्लेषण में संघ नहीं पड़ता। दोस्तों, एक बयान और है संघ की ओर से इंद्रेश कुमार का। इंद्रेश संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उन्होंने बगैर बीजेपी का नाम लिए कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिनको राम भक्त का अहंकार आ गया, वो पार्टी 240 पर सिमट गई। उन्हें जो पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान के अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश ने यह भी कहा कि जो राम का विरोध किया, उन्हें बिल्कुल शक्ति नहीं दी। इंडी ब्लॉक भी नंबर 1 नहीं हो पाई, नंबर 2 पर खड़ी है। प्रभु राम का न्याय विचित्र है, सत्य और आनंददायक है। दोस्तों, दरअसल ये बयान केवल इसलिए चर्चा में बना हुआ है, इन बयानों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथाकथित बीजेपी के दिग्गजों को नसीहत की झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। संघ के इस तेवर से कहीं मोदी योगी के लिए चुनौती तो नजर नहीं आ रही है। हालांकि कल मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुलाकात पर भी सबकी निगाहें टिकी है। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ता। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं। देखिए, अब ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है, 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। भाजपा की सरकार में इतना घमंड और अहंकार आ गया था कि अग्निवीर जैसी योजना लेके आए और कहा कि हम इसको वापस नहीं करेंगे, इसकी समीक्षा नहीं करेंगे। नारा दिया 400 पार, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इसी अहंकार और घमंड को कम करने का काम किया, बहुमत से दूर करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी 2 बैसाखी पे सरकार चला रही है। और जहां तक आदरणीय इंद्रेश जी के बयान का सवाल है, भले ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती हो, हम उनकी विचारधारा से सहमत ना रहते हों, लेकिन लोकतंत्र में विचारों की ही लड़ाई है
और अगर आदरणीय इंद्रेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, तो वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था और इसी अहंकार और घमंड को जनता ने कम करने का काम किया है। भागवत जी का बयान, उसके बाद ऑर्गेनाइजर पत्रिका का लेख और फिर इंद्रेश कुमार का ये बयान, ये तीनों बातें ये साबित करती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। और अब बेटे ने अपनी माँ का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और माँ ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत होती है जेपी नड्डा जी के बयान से। जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि जो अटल जी की बीजेपी थी उसको तो आरएसएस की जरूरत थी, मोदी जी की जो बीजेपी है इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से संघ की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर या बीजेपी को दी जा रही नसीहत पर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप समाजवादी पार्टी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। ऋचा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी एक बार फिर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि चूँकि ये जो बयान आया है ऐसे वक्त में आया है जब कहीं ना कहीं पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर जेपी नड्डा, उन्होंने एक बयान दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसे संघ की आवश्यकता है। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच कुछ खटास चल रहा है। हालांकि मोहन भागवत की जो नसीहत है, जैसे चुनाव के लिए झूठ का या ये कह सकते हैं कि झूठ पर आधारित कोई भी बयान नहीं दिया जाना चाहिए, ये दोनों तरफ मेरे ख्याल से साफ तौर पर नज़र आता है, चाहे वो सत्तारूढ़ पक्ष हो या विपक्ष हो। कैसे, इस पर हम अपने जो राजनीतिक विश्लेषक होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों तरफ से कैसे झूठ बोला गया। लेकिन इन सबके बीच जो इंद्रेश जी का बयान आया है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो खुद को राम भक्त मानते थे, उन्हें 241 पर रोक दिया। अहंकार का उन्होंने परिभाषा देते हुए ये नसीहत दी है। और जब राम विरोधी थे उन्हें 234 पर रोक दिया। ये प्रभु राम का न्याय है। यानी कुल मिलाकर के ये दो ऐसे बयान आए हैं अलग अलग समय में जब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विपक्षी दल हमलावर नज़र आ रहे हैं। हालांकि मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह कहा है कि चुनाव हुआ, सरकार भी बनी, कैसे बनी, इसको लेकर के संघ कभी विश्लेषण नहीं करता है, बल्कि वो हर चुनाव के पहले जनमत को परिष्कृत करता है और इस चुनाव में भी उसने ऐसा ही किया। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे दिलीप जी, जैसा कि मैंने बताया जो संघ के दो बयान आए हैं, हालांकि संघ की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि मोहन भागवत ने जो नसीहत दी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी और न ही इंद्रेश जी का जो बयान है वो आधिकारिक तौर पर है, यानी इससे किनारा कर लिया है। लेकिन चर्चा तो शुरू हो गई देश में ना। देखिए, जो मोहन भागवत जी का जो है अभी कुछ दिनों पहले जो है 2-3 दिन पहले जो है बयान आया था, वो बहुत ही सही बयान था और मोहन भागवत जी ने जो है आगाह किया भारतीय जनता पार्टी को कि जो है आप सुधर जाएं। मैं इसलिए सुधरने के लिए बोलूँगा क्योंकि जो है मातृ संस्था जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है आरएसएस है, और अगर माँ से ही जो है बेटा बहाने करने लगे, माँ को जो है जो इज्जत देनी चाहिए वो न दे, तो इसका मतलब कि जो है बेटे में जो तालमेल है माँ के साथ वो जो है गड़बड़ है और उसको सुधरने की आवश्यकता है। जिसका परिणाम ये रहा कि जो है 2024 के इलेक्शन में जो है भारतीय जनता पार्टी की
करारी हार हुई है। एनडीए गठबंधन भी जो है पूर्ण तरह से जो है जिस लबरेज से जो है 2019 और 2024 में जो है आई थी वो नहीं आ पाई। अब वहीं देखते हैं कि इंद्रेश जी ने जो बात कही कि जो है अयोध्या में लल्लू सिंह के लिए कहा कि 5 साल के लिए जो है आप रुक जाए, आप आराम कर लें, विश्राम कर लें। इसका मतलब राम के जो है लोग जो रामवादी थे उन्होंने आपको नकार दिया। आपने राम पे जो है राम की मार्केटिंग की, राम का व्यापार किया और राम के नाम पे पूरे देश को जो है हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाया। ये नहीं होना चाहिए। इंद्रेश जी ने साफ तौर पे ये कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी 240 पे जो 40 ले आई और 234 जो है इंडिया गठबंधन लाई। दोनों के लिए उन्होंने जो कहा है जी वो साफ तौर पर कहा है कि राम के नाम पर जो अहंकारी थे उनको 240 पर रोक दिया जी, और जो राम विद्रोही थे उससे भी कम 234 पर 34 पे रोक दिया। निश्चित तौर पे जो है राम के जो राम राज की बात करते थे, राम के जो भक्त बनते थे, उनको जो है अयोध्या के लोगों ने और राम ने जो है नकार दिया। मैं तो यही कहूंगा। और दूसरी बात, एक चीज और मैं बता दूं, जिस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि जो है अटल की जो है जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको जो है आरएसएस की जरूरत थी, और आज के समय में जो है ये नरेंद्र मोदी जी की जो है आरएसएस है और इसको जो है आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से बगावती तेवर है और ये विरोधाभास है जिसका खामियाजा जो है 2024 के इलेक्शन में जो है भारतीय जनता पार्टी पा चुकी है। उसकी जो है पहले फेज से लेकर 7वें फेज तक जो है संघ का जो है जो हाथ होना चाहिए था वो पूरी तरह से जो है संघ जो है उसमें आशीर्वाद नहीं बनाया। और मोदी के नाम पे जो है 10 साल की जो मोदी का एक सिंगल मुखौटा लेके जो है इलेक्शन लड़ा और जो है उसी का परिणति ये रही कि जो है आज मोदी को जो है मोदी सरकार न होके एनडीए की सरकार कहनी पड़ रही है। ठीक है सुनील जी, जी चर्चा भाई इसी बात को लेकर के आज चल रही है कि जिस तरह से मोहन भागवत का आज से 3-4 दिन पहले बयान आया था और अब इंद्रेश जी का जो नया बयान आया है, दोनों ही संघ के कद्दावर कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता है, नेता तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि राजनीतिक संगठन नहीं है। जी लेकिन इंद्रेश जी ने जो कहा है कि रामद्रोही और राम भक्त में अति अहंकार और रामद्रोही को तो राम ने न्याय कर ही दिया, यानी इंडी ब्लॉक की बात उन्होंने की जो राम विद्रोही है। दोनों को भगवान राम ने न्याय कर दिया, एक को 240 पर रोक दिया, दूसरे को 234 पर रोक दिया। भाई इस बयान के क्या मायने हैं? क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ खटपट चल रहा है क्या? देखिए संजय जी, मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता रहा हूँ अपने राजनीतिक जीवन में जी। तो संघ, मेरा ये मानना है संघ वो आधार है जिसपे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, महल दिखाई पड़ रहा है। और आज तक मैंने भी देखा है कि संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी का न कोई प्रधानमंत्री हुआ है न मुख्यमंत्री हुआ है जी। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पीछे से कहीं न कहीं आरएसएस का सहयोग रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं जी, लोगों के बीच में जाते हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी आपने देखा होगा कि आरएसएस के कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह जनता के कंधे में कंधा मिला खड़े रहे। मैं इस पे चर्चा बात दिलीप जी की एक बात को जवाब देना चाह रहा, भूल जाऊं संजय जी। दिलीप जी ने कहा कि राम भक्तों ने नकार दिया। मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। लल्लू सिंह को नकारा वहां की जनता ने। और क्यों नकारा? क्योंकि लल्लू सिंह का टेस्ट, लल्लू सिंह का व्यवहार, कर्तव्य सारी जनता ने देखा। अगर लल्लू सिंह को वहां टिकट न दिया गया होता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतती। संजय जी, मैंने आप ही चैनल पे कहा था, मैं छोटा पत्रकार हूं, कि भारतीय जनता पार्टी तीन सीटें निश्चित रूप से हार रही है। मोहनलालगंज, लखीमपुर और सीतापुर। कई बार हम आप बैठे, हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, सबके बीच में उठते बैठते हैं, जनता का मन मूड देखते हैं, और तीनों हार गई। इसलिए जब आप सीटिंग जी देते हो या चुनाव लड़ाने के समय जब आप लड़ाते हो तो आदमी का व्यक्तित्व कृतित्व देखना चाहिए कि कौन जनता का लोकप्रिय है, कौन नहीं है। और खासकर तब जब चुनौतियां ज्यादा हों। अब आप अंधे बहरों की तरह भीड़ की तरह भेज दिया, जाइए लड़िए जाके। कौशल किशोर जी को मैं आज भी कह रहा हूं कि जनता पसंद है, क्योंकि जनता के बीच हम गए नहीं। मीडिया में जो छवि खराब हुई, एक छोटे आदमी पूछिए उससे तो भी नकार रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी, मैं तो यही कहूंगा एक पत्रकार के नाते जो मुझे जानकारियां मिलती हैं सूत्रों से, कि गुटबंदी के कारण ऐसे लोग लड़ा दिया गया
कि भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे आ जाए। जी सुनील जी, एक आंकड़ा भी मेरे पास है कि 23 सांसद ही सिर्फ रिपीट हुए हैं, यानी जो सिटिंग सांसद थे मात्र 23 ही जीत करके आए। 53% जो सांसद थे जिनको रिपीट किया गया था टिकट देने में, वो सब हार गए थे। जी आगे आप इसके लिए तो मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर हम जैसे खबरनवीसी छोटे छोटे पत्रकारों को बात पर ध्यान दिया होता तो ये 23 भी ना होते। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा विभीषण भाजपा का समाजवादी पार्टी में न गया होता, दिलीप जी भी डिबेट में के साथ बैठे हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ढूंढते मेरे सांसद कहां हैं। ये जो आए हैं ये केवल थोड़ा सा अखिलेश जी की नादानी कहो या उन्होंने एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का मौका दिया जिसके कारण उनकी सीटें कम हुई हैं। वरना जो माहौल था संजय जी, आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से मिलना छोड़ दिया। मैं एक नहीं दर्जनों ऐसे बता सकता हूं कि जो पूर्ण रूप से इतना पूरा जीवन भाजपा में गुजार दिए, लेकिन अंत समय जब आया तो चमचे जो किराएदार बाहर से आए थे, मैं किराएदार ही कहूंगा, उन किराएदारों को सत्ता में बैठा दिया गया। और जो सरकार या पार्टी किराएदारों को सम्मान देती है उसका हाल यही होता है। इस सरकार में भी आपने देखा कई किराएदार, कोई डिप्टी सीएम बन गया, कोई कहीं बन गया। जो आधार है, जो आप साथ चला है, उसको आप ध्यान दे रहे। मैं अटल जी का एक शब्द कहना चाहूंगा। अटल जी ने कहा था कि भले ही मैं सत्ता में रहूं ना रहूं, लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता है पुराना, उस पर मैं विश्वास करूंगा और उसकी उपेक्षा नहीं करूंगा। जो नया आ रहा है उस पर यकीन तब तक न करिए जब तक उसको परख न लीजिए। लेकिन इस सरकार में देख रहा हूं कि जो नया आ रहा है उसका स्वागत है, पुराना है वो मारा मारा घूम रहा है। इंद्रेश जी के इस बयान का क्या मायने निकाला? देखिए संजय जी, हाँ थोड़ा सा मैं भी छोटे छोटे लोगों के साथ उठता बैठता रहता हूँ, संघ से मेरे भी कहीं कहीं कुछ संपर्क हैं जी। ये सुबुहाट आज से नहीं चल रही है, ये सुबुहाट काफी दिन से संघ में और भाजपा भी चल रही है। अब मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है। संघ चाह रहा था कि हम प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति बनाएं, मोदी जी को न बनाए, दूसरे बनाएं। इस सूत्रों से या कहिए कि भाजपा कार्यालयों से मुझे खबर लगी, मैं इसके तथ्य नहीं दे सकता हूं, लेकिन ऐसी चर्चा थी कि भाजपा के लिए संघ चाह रहा था कि नया मुखौटा हो, और होना भी चाहिए था। भाई नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज पर संजय जी पूरे देश के लोगों ने ताली और थाली बजाई। उस प्रधानमंत्री का इस चुनाव में क्या हाल रहा? इसका मतलब कि आपने अपना जनाधार लोगों के बीच में खो दिया। संजय जी, हम लोग कई बार चर्चा करते रहे कि टैक्स पे इस गवर्नमेंट ने, जो राहुल गांधी जी कहते थे कि ये गब्बर टैक्स है, तो सही निकला है। कौन सा ऐसा टैक्स नहीं, आटा और चावल दाल पर भी आपने टैक्स लगा दिया। कितना टैक्स आप लोगे? और उस टैक्स का हिसाब जनता कब करती है? जब जनतक चौखट पे आप वोट मांगने जाते हो, कफन पे भी, बस उस समय। हाँ, कफन पर भी। मतलब आप टैक्स लगाइए। मीडियम वर्ग को मैं चर्चा करता रहा संजय जी, हमेशा आप साथ बैठ करके आप भी चर्चा करते रहे, लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी को मीडियम वर्ग कब समझ में आया? तो क्या सुनील जी ये माना जाए जो अहंकार शब्द का इस्तेमाल चाहे इंद्रेश जी ने किया है या मोहन भागवत ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के लिए है? बिल्कुल है। अगर ऐसा न होता संजय जी, आपने देखा विधानसभा में पार्टी के विधायक जाके धरना किए। कभी आपने अपने राजनीतिक जीवन में, पत्रकारिता जीवन में देखा? नहीं। मैंने तो 30 साल लगभग अपने जीवन गुजारे पत्रकारिता में, मैंने कभी इन्हें सत्ता पक्ष के लोग क्वेश्चन लगाते विधानसभा में नहीं देखा है। भले उन्हीं में क्या पूछ लेते हो, लेकिन इस पे भी ध्यान देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को कि अगर हमारा विधायक हमारे विधानसभा में हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा, धरना कर रहा है, तो जाहिर सी बात कहीं न कहीं उसको पीड़ा हो रही है। और जब जनता का आप कार्य ही नहीं करा पाएंगे, पूरी हिटलर साइड जो इंस्पेक्टर चाह रहा है वही कर रहा है, विधायक क्षेत्र मारा मारा घूम रहा है, तो फिर इंस्पेक्टर राज लागू कर दीजिए। इंस्पेक्टर लागू किया, उसका हाल देख लीजिए। आरएसएस ये नहीं चाह रहा था। देखिए आरएसएस वो संस्था है, भले ही उसे कई रूपों से विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आरएसएस जमीनी एक संस्था है भाजपा की। हर गली कूचे में उसे कार्य करता है, जैसे कांग्रेस का ये निश्चय था। मैं आज आंकड़ा निकाल रहा था जी। संघ की शाखाओं की अगर बात कर लें तो 73,117 संघ की शाखाएं हैं जी। देश में 45,600 जगहों पर संघ की शाखाएं लग रही हैं और 60 लाख सक्रिय सदस्य हैं जी। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, संस्था नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का अहंकार ही है। मोदी की गारंटी आप बता दिए, कोई पार्टी नेता ने कहा हो राहुल जी गारंटी, अखिलेश जी गारंटी, कोई गारंटी वाला हो? ठीक है जी। राम प्रताप जी भाई, निश्चित तौर पे आप लोग तो निशाना साधने लगे हैं। संघ की ओर से जो नसीहत दी गई है, कहा तो यही जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि संघ ने इसका खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सारे सियासी दलों के आचरण की बात कही गई है मोहन भागवत की ओर से।
दूसरा ये कि इंद्रेश कुमार के बयान को भी ये कह दिया गया है कि आधिकारिक नहीं है, लेकिन बयान तो सामने है ना जो आपने सुना अभी जी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? धन्यवाद संजय जी। ये चुनाव जो हमारा आंतरिक समीक्षा के बाद जो हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं जी। कि ये चुनाव जनता ने जो मैंडेट दिया है वो धर्म और पॉलिटिक्स को अलग रखने के लिए दिया है। धर्म सबके लिए सर्वोपरि है, लेकिन राजनीति को उससे मिक्स ना किया जाए, उसके अगेंस्ट ये मैंडेट है। और इसीलिए अयोध्या का जो रिजल्ट है वो हम सबके सामने है। जी। पूरे चुनाव के दौरान मैं आपके यहाँ चर्चाओं में और जगह में ये बात कहता रहा कि भाजपा का जो ग्राउंड से कनेक्ट है वो ख़त्म हो गया है। वो जो रियल इश्यूज़ हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जनता के जो रियल इश्यूज़ जो बार बार हम कह रहे थे कि देखिए संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है। ये 400 पार क्यों है? क्योंकि संविधान को कहीं हो सकता है चेंज करने की बात हो। और जो इंस्टीट्यूशंस के साथ जो इंटरफेरेंस पिछले 10 साल में हमने देखा, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई, तो वो एक अपने आप में जनता के सामने था। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा इशू, और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में जहाँ से कि आर्मी में बहुत सारे बच्चे लड़के जाते हैं, वहाँ पे अग्निवीर स्कीम का लाना, जिससे कि उसका बहुत बड़ा रोष था। जो उत्तर प्रदेश में कुछ एक ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन 70-71% है, बहराइच, श्रावस्ती जैसे ज़िले। तो इतनी गरीबी के बीच में जो है बेसिक इश्यूज से हट के, और अगर हम सिर्फ धर्म या एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे तो ये रिजल्ट आना था। और उत्तर प्रदेश में ये हम सबके सामने आपने देखा। जी। जो ये बयान है इंद्रेश जी का और मोहन भागवत का, जी, इसके क्या मायने हैं? देखिए, एज समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन इस पे मैं बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं कर पाऊंगा। उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आपस में क्या आंतरिक समीकरण है, पर आइडियोलॉजिकली हमारे लिए आरएसएस और बीजेपी दोनों ही हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते हैं। तो इसलिए हम उनके किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है। ऋचा जी, सबकी बातें आप सुन ली, अब आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने अपने दोनों प्रवक्ताओं की बात भी सुनी और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी भी बात सुनी। देखिए, आरएसएस, भाजपा और भाजपा कभी भी आरएसएस से अलग नहीं रहे। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि हमारी जो एक विचारधारा है वो आरएसएस से जो हम सीखते हैं वो हम अपने अंदर निहित करके उसमें हम आगे काम करते हैं। अनुशासन, राष्ट्रवाद, सरल सौम्यता से बात करना, सीधी बात करना, अंत्योदय की विचारधारा को लेके चलना। आप सबको पता है कि दवा हमेशा कड़वी होती है। अगर कोई भी बेटा अपने पिता की बात को नहीं मानता है और नहीं मानने पे कोई परिणाम गलत आता है, तो मुझे लगता है उस बात को साहस स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक चीज देखिए कि जो विपक्ष उनकी बातों को सुन के बुलबुलों की तरह उछलने लगा है, दूसरी तरफ वही संघ ये भी कह रहा है कि आपको तो बिल्कुल नकार दिया गया। मतलब दो शहजादे, जो एक 50 साल का है, दूसरा शहजादा 53 साल का है, जो शहजादों के घर से आते हैं, जिन्होंने पूरी पीढ़ी राजनीति में देखी, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़िए, मुख्यमंत्री बनने के लाले पड़े हैं, और दूसरों से कहते हैं कि आपको श्री राम ने नकार दिया। देखिए, विपक्ष को मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, शायद ये लोग कुछ सीटें ज्यादा आने से बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े आंकड़ों पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ। 2019 में चुनाव हुआ था हमारा लोकसभा का जी। हमारे पास 49.7% वोट आया था यूपी में, जब हम अकेले लड़े थे। हमारे साथ जो एक दो अलायंस के हैं, जैसे एनडीए हो गया, और एनडीए में ये अपना दल हो गया, और ये जो निषाद पार्टी है, इनके साथ हम जब लड़े थे तो हमारे पास 49.7 आया था। वहीं पर हमारे में सपा और बसपा साथ में लड़े थे, तब इन्हें कितने मिले थे? 43%। मतलब कहते कि अपने गिरेबान में नहीं झांक के देख रहे हैं। अब और 2024 में हमें कितना मिला है उत्तर प्रदेश में? मैं दोनों प्रवक्ताओं से कहना चाहती हूँ, उसको सुनिएगा। हमें मिला है 41.5%, और आप लोगों को तमाम अलायंस के साथ लड़के कितना मिला है? 32% पाई है समाजवादी पार्टी और 10% पाई है कांग्रेस। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना जी? किस बात पे आपको ये लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में झंडे गाड़ दिए हैं? कहीं ना कहीं मैं कुछ चीजों को मानती हूँ जो मेरे भाइयों ने जो साथ में बैठे हैं बोला है कि कभी भी जनता अगर कुछ कहती है, जैसे कोई प्रत्याशी को उसे नहीं पसंद है, कभी कभी जब आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद दोबारा चुनाव लड़ते हो,
तो हम लोगों को ही घर में एक दूसरे से समस्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रत्याशी के टिकट वितरण में कुछ ऐसी चीजें रही जो हम जनता की पूरे नहीं कर पाए। लेकिन अगर ये लोग इसको मोड़ना चाहते हैं राम के मामले में, सनातन के मामले में, संविधान के मामले में और ये आरक्षण के मामले में, तो देखिए ये गलत चीज है। अगर आप घमंड की बात कर रहे हैं तो एक 75 वर्ष की उम्र का व्यक्ति महिलाओं के सामने झुक के मिलता है, बुजुर्गों को गले लगाता है, उनके पैर छूता है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के शहजादे अपने पिता का मंच से अपमान करते हैं, अपने चाचा को धक्का देते हैं। पूरे चुनाव भर में उन्होंने शिवपाल को कहीं मंच नहीं दिया और सब परिवारवाद और मजहबी ध्रुवीकरण को मिलाकर अगर कुछ सीटें ज्यादा पा गए तो इतना घमंड और कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे वोट दिया। भाई साहब, फैजाबाद कोई हमने नाम नहीं रखा था, वो फैज मोहम्मद के नाम पे जो फैजाबाद नाम चल रहा था उसका अयोध्या नाम हम ही लोगों ने रखा है और हम अयोध्या विधानसभा जीते हैं तो हमें गर्व है इस बात से। और अगर अयोध्या को आप लोकसभा मान रहे हैं ना तो ये हम इसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अयोध्या वो राम मंदिर है जिसे हमें प्रधानमंत्री चुन के दिया है। अगर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कुछ राज्यों में हम जो क्लीन स्वीप किए ना तो उसमें भी हमारे राम मंदिर का योगदान है। तो धर्म की राजनीति हम आज से नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू हैं और भाजपा हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसमें काहे की शर्म है बोलने में। हमारे यहाँ लेकिन ऋचा जी, लेकिन ये बयान तो इंद्रेश जी ने दिया है ना, उनका बयान तो आपने भी सुन ही लिया होगा कि राम को लेकर के जिनको अहंकार हुआ उनको 240 पर निपटा दिया, भगवान राम का ये न्याय है, और जो राम विद्रोही थे उनको 234 पर सिमटा दिया। जी, तो मैंने आपसे बोला शुरू में कि जो दवा होती है वो कड़वी होती है। ये चीज हमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि आप अगर जनता के बीच में केवल राम जी का नाम लेके हाथों जोड़ के जनता के बीच में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल राम जी का नाम लेके वोट मांगेंगे तो आपको भी पता है कि आपने विकास किया है, आपने काम किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा दिया, महिला सुरक्षा दी है, तो आपके पास वो मुद्दे भी हैं और हमने उनपे भी वोट मांगा है, इसीलिए हमको वोट भी मिला है। लेकिन मजहबी ध्रुवीकरण की अगर हमें वोट मिलता है, अगर सनातन को गाली देके हमें वोट मिलता है, आरक्षण पे झूठ बोल के हमें वोट मिलता है, संविधान को झूठ बोल के हमें वोट मिलता है, तो अगर ऐसी सत्ता भाजपा को मिलती है तो वो वही अटल जी की भाषा में बोल रही हूँ कि उसे हम चिमटे से भी छूना स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, राम प्रताप जी। जी भाई, बीजेपी प्रवक्ता को सुना, जवाब दे दीजिए भाई, आरोप तो आप ही लोग की तरफ था। नहीं, मैं तो बड़ा क्लियरली बीजेपी प्रवक्ता को बताना चाहूँगा कि वो ढंग से समीक्षा करें और देखें कि पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरता चला गया और गिरता चला जा रहा है। तो एक ये जो बीजेपी सरकार ने लेजिस्लेशन को, जवाब दे दूं? नहीं, मुझे कंप्लीट कर लें, आप इकट्ठे अभी तो मुद्दे पे आया ही नहीं हूँ मैं। तो बीजेपी सरकार ने जो है लेजिस्लेशन को इस तरह यूज़ किया कि जो है पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद जो है जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन रात के 12 बजे हुआ, उसके बाद उसमें 200 के करीब संशोधन हुए, फिर कोविड का लॉकडाउन टोटली अनप्लैंड हुआ, और इतना सब कहीं ना कहीं जो है जनता इस चीज़ को सब झेलती रही कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आएगा। लेकिन ऐसा जब 10 साल होने के बाद भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी सिग्नेचर स्कीम आपकी बीजेपी प्रवक्ता इसका जरूर मुझे जवाब दें कि नमामि गंगे जो है 40,000 करोड़ के बजट से सैंक्शन हुई, और हम सबको पूरे देश में एक बहुत आशा जागृत हुई कि हमारे देश की पावन नदी गंगा जो है वो अब फाइनली साफ़ होगी। लेकिन आज भी अगर आप इसका सही जवाब देना चाहें तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो वाराणसी का डेटा है कि वहाँ पे बीओडी या बेसिक ऑक्सीजन डिमांड पानी की कितनी है, वो अगर एक्सेप्टेबल लेवल पे है 40,000 करोड़ खर्च होने के बाद और बीजेपी सरकार का सिग्नेचर प्रोजेक्ट होने के बाद, तो इसका आप जवाब दें। ठीक है, ऋचा जी जी जी, ये तो भाई इनका समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राम प्रताप जी का सवाल था ही। एक सवाल मैं और जानना चाह रहा था, बीजेपी 33 सीटें जीती, 41.27% इसको इस बार वोट परसेंटेज मिला, -8.61%। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती, 33.59% इसको आया और इजाफा हुआ 15.48%। कांग्रेस का वोट इजाफा है 3.1% 2024 में। तो भाई खुश तो ये होंगे ना, क्योंकि आपने गंवाया है, ये तो पाए हैं। जी जी, दोनों का इकट्ठा मिला करके जवाब दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या मजबूत विपक्ष होना कोई गलत बात है? नहीं, बिल्कुल। तो हम लोग, लगता है कि हम और सुनील त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं, कहते रहे दोनों लोग, हम और सुनील मजबूत हो। ऋचा जी, मैं बता दे रहा हूँ कि हम और सुनील त्रिपाठी जी अक्सर डिबेट में यही कहते थे कि एक सशक्त विपक्ष भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को और बढ़ाता है।
संजय जी, हम लोगों ने और भी कहा था कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा। ठीक है। हाँ। मैंने भी व्यक्तिगत ये बोला कि अगर समाजवादी पार्टियों की सीटें हैं तो वापस विपक्ष क्या बचेगा। तो मुझे लगता है कि पक्ष की खूबसूरती तब है जब विपक्ष आपके पास अच्छा हो। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि हमारा, हाँ ये मैं मानती हूँ मेरा वोट गिरा है, लेकिन मैंने आपको फिर बोला नहीं, गिरा ऋचा इसलिए है कि 75 में से 72 सीटों पे औसतन 67,000 कम मत आपको प्राप्त हुए। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है जो मैंने निकाला है आज। जी देखिए, अगर हमें वोट कम नहीं प्राप्त होते तो हम सीटें ज्यादा जीते होते। तो ये तो बिल्कुल अपनी बात स्वीकार करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं चाहे जातिगत समीकरण बनाने में, चाहे धर्मों को लेकर किसी भी चीज में हमारी कोई कमी रह गई होगी। लेकिन मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहती हूँ। रामपुर का उदाहरण तो आपको सब पता ही है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारी लोकसभा बनारस में एक बूथ है मदरसा रहमिया सरैया। इस बूथ पे 99% आबादी मुस्लिम की है। कुल वोट 517 है। कांग्रेस को 507 मिले हैं, भाजपा को 8 मिले हैं, बसपा को 2 मिले हैं और वहां पर प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी मिली है। तो हमें आप किसी तरीके से जानकारी ये बताइए कि अगर आप किसी को अनाज, छत, सुरक्षा देते हो तो इसके बाद और ऐसे कौन से मुद्दे होते? ऐसा तो नहीं है कि मुझे लगता है कि वहां पर मैं संभवतः डिबेट में आप नहीं थी, आपके बीजेपी के प्रवक्ता को भी मैंने नसीहत दिया था, किसी को सोने के थाली में आप भोजन परोस दीजिए और सामने बैठ करके अगर आप गाली देंगी ना तो वो भोजन नहीं करेगा, सोने के थाली में बेशक हो। जी 3 तलाक के मुद्दे पर जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी का समर्थन किया था, ये आंकड़े हैं चुनाव आयोग के साइट पे, है ना। लेकिन जब आप ये कह दोगे कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आरक्षण का लाभ देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो वोट बैंक तो आपका खिसकेगा ही ना। वो भला क्यों आपके समर्थन में आएगा? संघ ने तो शुरुआती दौर से कई ऐसे अभियान की शुरुआत की थी। मोदी भाईजान से लेकर के तमाम आप लोगों की भी अभियान चले थे चुनाव के पहले कि बेहतर रिश्ता मुसलमानों से कायम हो सके। लेकिन भाई जब बयान आपका कड़वा आ जाएगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो आपके पास ऐसे नज़ीर तो तमाम जगह मिलेंगे जहां मुस्लिम मतदाता ज़्यादा थे, वहां बीजेपी को काफ़ी कम मत मिला है, क्योंकि इसके लिए तो गुनाहगार आप लोग हो। जी मतलब तो कहने का मतलब ये है कि जो हम 10 साल में डबल इंजन की सरकार बना के देते आए, सबका साथ सबका विकास करते आए, और एक जो नैरेटिव विपक्ष ने चलाया। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं विपक्ष का नहीं था, राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री जी ने बोला था मन से वो बयान। नहीं, मैं आपको राजस्थान की रैली से पहले आप अच्छे से जानते हैं कि विपक्ष में राहुल गांधी जी ने मंच से अपना मैनिफेस्टो बढ़ा था। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आपने आरक्षण पे क्या बोला? आपने क्या बोला कि हम सारी जातियों का एक्सरे कराएंगे? क्या आपने मंच से ये कहा कि हम बहुसंख्यक के साथ साथ अल्पसंख्यक का भी कराएंगे? आपने कहा हम देखेंगे किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास क्या है। ये तो नैरेटिव ऋचा जी, फिर हम लोग पिछले अध्यायों पर जा रहे हैं, इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये नैरेटिव सैम पित्रोदा विदेश में 7 समुंदर पार बोले थे और उसको आप लोगों ने बता दिया कि नेहरू गांधी परिवार के ये सलाहकार हैं। शायद उनको भी राहुल और प्रियंका से मिलने के लिए वक्त 1 महीने का मिलता होगा। मैं हकीकत में 12 साल कांग्रेस देखा हूँ, जो आपने जिस तरह से बीजेपी को मैंने कवर किया है। बोला, जो आपने रैली के बारे में बोला, मैं उसको स्पष्ट करना चाहती हूँ। हाँ। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा आता है जिसमें वो एक प्रमुख वर्ग को, मतलब बहुसंख्यक वर्ग में ओबीसी वर्ग का आरक्षण उठा के अल्पसंख्यक को देना चाहती है, जो कि ये दूसरे राज्यों में कर चुके हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक में इन्होंने कितनी सारी जाति अल्पसंख्यक की उठा के सीधे ओबीसी में सम्मिलित करी है। मतलब जहां आपकी सरकार है वहां पर उस आरक्षण को आप लागू कर चुके हो, और आप ये चाहते हो कि हमारे भारत में हम जिन राज्यों में लड़ रहे हैं जहां पर हमारा हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर हम अपने हक के लिए नहीं बोले। आपने अगर बोला कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम जमीन देखेंगे कितनी है, प्रॉपर्टी देखेंगे कितनी है, तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि हम वक्फ बोर्ड भी देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है? आपने ये क्यों नहीं बताया कि हमने अलग से कानून, अलग से हमने संविधान में संशोधन कर करके उनको इतनी ताकत दी है कि आज के टाइम पे वक्फ बोर्ड कह देगा कि जहां से आप ये डिबेट कर रहे हैं ये जगह उसकी है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन आपकी, और साबित भी आपको उनके कोर्ट में करना पड़ेगा। आपके पास खुद का कोई भी कोर्ट नहीं है। तो बात ये होती है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है तो जितना वो अल्पसंख्यक का है उतना वो बहुसंख्यक का है। अगर एक पार्टी विपक्ष में होकर कुछ गलत बोलती है तो प्रधानमंत्री जी की भी ये जिम्मेदारी बनेगी, और उन्होंने वही काम किया। इसमें अगर मुस्लिम हमें अपने से अलग समझते होंगे तो उन्होंने ये काम किया। उन्हें भी पता है, चाहे सीए की बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, हमारे यहाँ चाहे गृह
गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्पष्ट आके बोला, संविधान की बात से बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने क्या, आपने खुद बोला कि उन्होंने मोदी भाईजान चलाए, क्या हमें नहीं पता कि हमने किस स्तर पे जाके काम किया है? लेकिन अगर ऐसा वोट बैंक जो केवल मजहबी ध्रुवीकरण करके एक वोट बैंक बनता है, तो आप मुझे बताइए ना, अखिलेश यादव जी तो बड़ी बाहुबल और दल के साथ पहुंचे सांसदों के साथ, क्या वो नेता प्रतिपक्ष किसी अल्पसंख्यक वर्ग के आदमी को बनाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा 99% वोट तो वही लेके गए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ईमानदारी और बहुत मिसाल कायम करते हुए पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति को बना देना चाहिए, या फिर जो अभी करल खाली हो रहा है ना, क्या वो किसी गैर यादव को लड़ाएंगे परिवार के अलावा? देखिए, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से केवल परिवार की जमीन बचाने के लिए इन लोगों ने राजनीति करी है, झूठ फैलाया है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी हम लोगों की कौन सी चीजें, हमने मतलब मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपना 90% मैनिफेस्टो डिलीवर किया है, और इनका मैनिफेस्टो क्या था जिसमें इन्होंने आचार संहिता के बाद भी ये कहा कि आप केवल हमें वोट दो, हम आपको 8500 रुपए महीना देंगे। और आप इनके प्रवक्ता आके क्या झूठ बोलते, अरे नहीं हमने कहा था कि सरकार बनेगी। मैंने खुद मैनिफेस्टो को स्कैन करके देखा है। सूची आचार संहिता के बाद एक ऐसा गारंटी कार्ड जो मोटे पेपर में बना हुआ है, जिसमें राहुल गांधी जी के साइन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साइन है, और उस पे पूरा पता लिखवाते हैं, सारा डिटेल लिखवाते हैं, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता गया उसकी डिटेल लिखवाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमने तो वोट नोट के बदले लिया ही नहीं है। तो देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब आप ये कहिएगा क्या, अब जो ये उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, क्या आप ये झूठी मीडिया इस बार भी अब आपके सामने भी ऋचा चुनौती आने वाली है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में 4% विशेष आरक्षण मुसलमानों को देने जा रही है, और उस पर वो अडिग है, तो इस पर चर्चा ना करें। एक मैंने, चूँकि अक्सर ये बातें उठती थी, राम प्रताप जी आएंगे आपके पास, लेकिन एक डाटा ले लीजिए। केंद्र की ओबीसी लिस्ट में मध्य प्रदेश में 27 मुस्लिम जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। बिहार में 23 जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। गुजरात में 22 मुस्लिम जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। कर्नाटक में 10 जातियां हैं जिसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ये मुस्लिम जातियां हैं। केरल में 5, यूपी में 24, अन्य राज्य में 26 औसतम जातियां हैं मुसलमानों की जिसको ओबीसी में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ये केंद्रीय सूची की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल चलिए, उसमें बस 10 सेकंड की बात ऐड करना चाहती हूँ। मुझे आपत्ति उस आरक्षण से है, देखिए आपको जनगणना करानी, अब आप आंध्र प्रदेश में रोक दीजिएगा ऋचा जी, आंध्र प्रदेश में रोक लीजिएगा। टीडीपी तो डटी हुई है। मेरी बात अभी भी मैं आपको जो स्पष्ट करना चाहती हूँ, मुझे आपत्ति उस आरक्षण से जो रातों रात बंगाल में ममता बनर्जी उठा के दे देती है। उस पे अदालत है, अदालत ने कायदे से उनकी क्लास लगा दी। हाँ, आप वोट के लिए इस तरीके के बड़े बड़े काम कर देते हैं, लेकिन यही मैं आपसे कह रही हूँ कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षण में कभी रोक नहीं लगाई। यदि आप आरक्षण की दायरे में, असल में दिक्कत कहाँ है ऋचा? देखिए, रणनीतिकारों और बयान जो देने वाले लोग हैं उसमें दिक्कत क्या है? एचडी देवगौड़ा जी ने सबसे पहले कर्नाटक में 4% विशेष मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान किया था, वो आज आपके साथ हैं। तो जब कर्नाटक की बात मैं करूंगा तो आप कहोगे कि नहीं, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 4% देने जा रही है। जो आपके साथ चुनाव लड़ी है उसके संकल्प पत्र में भी है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल भी लगा हुआ है, घोषणा पत्र, वो मैंने देखा था। चलिए, दिलीप जी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं राम प्रताप जी के पास चलूँगा। हाँ, मैं ऋचा जी से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप जो है 400 पार चाहते थे और अभी जो है 240 आए हैं, तो आप कह रहे हैं जो है विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हाँ। आपके विचारधारा में जो है परिवर्तन कैसे आ गया? आप एक चीज जो है, कहीं आप जो है कांग्रेस मुक्त या सपा मुक्त या जो है विपक्ष मुक्त का जो है आपका जो एजेंडा रहा है, उस एजेंडे से जो है आप इतर नहीं है, आपकी सोच भी वही है, आपकी जो है पूरी पार्टी का जो है लाइन वही है। तो ये जो है आपका 240 आने के बाद जो है मजबूत विपक्ष क्यों मांग रहे हैं? आप क्यों ऐसा चाहते हैं? चलिए, राम प्रताप जी आप भी बोल रहे हैं, फिर ऋचा जी इकट्ठे जवाब दे देंगे। जी। तो मैं बीजेपी प्रवक्ता ने अभी भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि 10 साल में गंगा और नदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बावजूद साफ क्यों नहीं हुई? आज भी क्यों 80 घाट पे जो 80 नदी है वो एक नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, और पूरे बनारस का मलबा जो है वो उस 80 नदी के थ्रू जो है गंगा में जा रहा है अनट्रीटेड। तो ये 10 साल में क्यों नहीं हो पाया, जबकि ये तो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट था आपकी सरकार का। और प्रधानमंत्री जी को मैंने गंगा में डुबकी लगाते भी देखा था।
जाहिर सी बात है उनकी सोच तो बड़ी है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि मोदी जी जिस तरह से सख्ती बरत रहे हैं, राम प्रताप जी, हमें लगता है कि इस मामले की भी जांच हो जानी चाहिए। ऋचा जी जवाब दे दीजिए, फिर सुनील जी के पास चलेंगे। नमामि गंगे में 40,000 करोड़ खर्च हो चुका, लेकिन अभी गंगा मैली क्यों? सवाल ये है राम प्रताप जी की। जी ऋचा जी, ऋचा जी आवाज आ रही है? चलिए सुनील जी। जी भाई जाहिर सी बात है, संघ कोई हमें लगता नहीं है कि कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। मैंने आपको बताया ही था, देश के 95% हिस्से में संघ की शाखाएं लग रही हैं, 60 लाख सक्रिय सदस्य हैं। अगर निश्चित तौर पर उन्होंने बीजेपी से मुंह फेरा तो परिणाम सामने है कि 75 सीटों पर उत्तर प्रदेश, पूरे देश की तो बात नहीं है, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 72 सीटों पर उसका वोट परसेंटेज घटता है। औसतन जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है कि लगभग 65 से 67 हजार मत कम पड़े। तो ये संघ का प्रभाव तो है। देखिए संजय जी, हमने व्यक्तिगत मुलाकात में भी आपसे कुछ चर्चा किया था संघ और भाजपा को लेकर के। उस चर्चा को हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ये टेंशन आज से नहीं है जी, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल से टेंशन शुरू हुई, क्योंकि मोदी जी को भी अहम ब्रह्मास्त्र में और इस तरह की धारणा जिसके शरीर में उत्पन्न होती है संजय जी, उसका निश्चित रूप से कहीं न कहीं पतन होता है। हमारे शास्त्रों में रावण के पास क्या नहीं था? भगवान शिव का अनन्य भक्त था, जिसको भगवान शिव ने स्वयं मृत्यु वरदान दे दिया और मृत्यु उसके पास बैठी हो, लेकिन उसको भी अहंकार की नदी में डूबने के बाद क्या उसकी गति हुई आपने भी देखा। तो ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं कि भाजपा और आरएसएस, भाजपा को आरएसएस ने ही लाया यहाँ, तो पूरे देश देख रहा है, और हमेशा भाजपा कार्यकर्ता काम करते रहे दिखाई पड़ता है, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता आज भी उनकी मीटिंग्स सुबह 8 बजता है, पार्कों में देख लीजिए लोग पहुंच जाते हैं जी, 7 बजे पहुंच जाते हैं, 6 बजे पहुंच जाते हैं। राष्ट्र के लिए भले ही जो लोग कहें मैं उन पे करा, लेकिन राष्ट्र के लिए स्वयं सेवक संघ हमेशा एक साथ खड़ा रहता है, उनके कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। तो जिसने आपको बनाया है आप उसको भूलोगे अहंकार में तो क्या गति होगी संजय जी। इसके बाद भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा गुजराती 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 एक शब्द भी काफी देर तक चलता रहा, राजनीति चलता रहा, शासन चलता रहा जी। तो इस तरह से सब लोगों को यहाँ लगा उत्तर प्रदेश में कि हर जगह एक वर्ग विशेष के लोग, एक प्रदेश के लोग बैठाए जा रहे हैं। तो ये पीड़ा सबको होती है कि उत्तर प्रदेश खाली मोदी जी का और शाह जी का ही नहीं है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, भले ही आप लोगों को बुरा लग रहा हो, ये प्रदेश, ये देश इस देशवासियों का है, चाहे जिस जात धर्म का हो। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अब आरएसएस कुछ नहीं है, कई बीच में देखे मतभेद हुए, बयान भी आए, भागवत जी बराबर कहते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी शायद उसको इग्नोर कर दिए। मैंने तो ये भी सुना कि अयोध्या में, मैंने देखा नहीं है कि अयोध्या से ही मनमुटाव भागवत जी का और मोदी का शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा को लेके। और मैं जरा अयोध्या की सीट पे आना चाह रहा हूँ संजय जी, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि जो विपक्ष कह रहा है कि अवधेश प्रसाद जीत गए, अवधेश प्रसाद जी नहीं जीते हैं, ये वहां प्रशासन जिता दिया है। आपको धन्यवाद दीजिए प्रशासन को, जिस तरह से प्रशासन वहां दुर्व्यवहार आने वाले दर्शनार्थियों के साथ कर रहा है। मैं एक नहीं 2-3 नाम बता दूं, राम जन्मभूमि के थाना अध्यक्ष देवेंद्र पांडे जी ने एक महिला पत्रकार को थाने में गिरा मारा और महिला पत्रकार के साथ क्या भद्र व्यवहार किया, उसकी एफआईआर हुई। आज तक थाना अध्यक्ष के खिलाफ योगी जी ने कोई कदम नहीं उठाया। अरे बाप, ये तो और वो महिला का कहिए तो मैं वीडियो दिखा दूं, वो महिला पत्रकार थी, खाली ये पूछने गई थी कि पुलिस वाले वहां जो दर्शनार्थी आते हैं उनसे पैसा वसूलते हैं, और उसका कहना था ये पैसा ऊपर तक जाता है। यहां तक एक बयान मेरे पास भी रिकॉर्ड रखा है कि इस बारे में एक पुलिस वाले, मैंने फोन किया वहां, कहा चंपत राय से बात कीजिए आप। मैं सुना सकता हूँ, टीवी सरेआम सुना सकता हूँ कि एक थाने अदना सा अफसर कह रहा चंपत राय से बात कीजिए। तो आप सोचिए कि आपको जिताया वहां प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन वहां दर्शनार्थियों से पैसा ले दर्शन करा रहा हो, वहां जो पुरोहित छोटे छोटे पंडित थे घाटों पे, चाहे जिसी जात करके जो पुरोहित काम करता, मैं उसको ब्राह्मण मानता हूँ, चाहे जिस धर्म का हो, वो जो छोटे छोटे बच्चे वहां टीका लगाते थे उनका टीका हक छीन लिया, जो वहां दुकान लगाते थे माली उनका हक छीन लिया, जो वहां चैन से रहते थे उनका मकान छीन लिया। फिर आप उम्मीद करते हो भगवान राम के नाम पे आपको वोट देगा? वो कभी नहीं देगा। इसलिए वहां के पुलिस वालों को आप धन्यवाद दीजिए
कि अवधेश प्रसाद को जिताया तो पुलिस वालों ने जिताया, अगर ऐसा कुकर्म न किया होता तो स्थिति न होती। दूसरी बात संजय जी, आपने भी देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई मतभेद हुए। मोदी जी ने जो कहा वही किया, भाई सरकार आप कहे, आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन जब समय हमारा आएगा तो हम भी उसका बदला लेंगे। यही आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची और जो धर्माचार्य थे उनको भी किनारे कर दिया गया। तो अयोध्या सीट पे मैं मानता हूं कि मोदी जी के कारण ही वो सीट आ रही है, क्योंकि ऐसा वहां बर्ताव किया। देखिए सुनील जी, एक तथ्य और मैं आपको याद दिला दूं जी कि संघ चूंकि राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आगे बढ़ती है, 1984 में आपको याद होगा यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी राजीव गांधी के हत्याकांड के बाद। खड़ी थी और 404 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत दिलाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी भूमिका निभाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को तो समझना ही पड़ेगा कि अगर संघ की नाराजगी हो जाती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संजय जी, जब समय नाश का आता है विपरीत बुद्धि हो जाती है। आज भाजपा का यही हाल है। जी आप देखिए संजय जी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शीर्षस्थ नेता लेके कार्यकर्ता सब परेशान है। केवल 2 ही लोग उत्तर प्रदेश में चल रही है, आप भी जान रहे हैं। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जो टीम 11 बनाया योगी जी ने, उस टीम 11 से पूछना चाहिए कि हालत हमारी क्यों किया आपने। मैं सरेआम कहता आया हूँ आपके चैनल से लेकर चैनल, वो टीम 11 की देन है। वो तो सुनील जी मैं यही ऐलान कर दे रहा हूँ कि अगले 1-2 दिन में आप देख लेंगे पंचम तल से लेकर बड़े पैमाने पर तबादला एक्सप्रेस चलने वाला है। मैं तो योगी जी से 1-2 चैनलों पे हाथ जोड़ रहा हूं, आपसे भी कहा संजय जी 1 मिनट कि जब तक घर का सफाया आप नहीं करोगे 27 चुनाव हार जाओगे, समाजवादी पार्टी को रोक नहीं पाएगी। वो तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हो गई है। टास्क फोर्स 16 ने आज बैठक भी कर लिया। ऋचा जी, जो राम प्रताप जी का एक सवाल था भाई इनको जवाब दे दीजिए, नहीं तो ऐसा इनको लगेगा कि शायद आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं कि 40,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी राम तेरी गंगा मैली कैसे है? अरे गोमती देख लीजिए संजय जी, गोमती में कितनी कुंभी लटकी हुई है, पानी साफ नहीं है। अखिलेश जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, भले ही उसमें अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया हो, लेकिन आज गोमती का हाल देखिए क्या है। अखिलेश जी ने तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो कॉपी पेन में ही पूरे गायब हो गए हैं। जो इत्र फैक्ट्री ये फ्रांस से मॉडल लेके आए थे वो पूरी बन गई, उसकी ऋचा जी, बन गई। टंडन जी ने इस गोमती का क्या हाल किया था, शायद आप छोटी हुई आप संजय जी जानते हैं, हमसे ना खुलवाए। मैं सबकी चड्डी बनियान जानता हूँ। इस राजनीतिक जीवन 30 साल हमने बर्बाद किए हैं। गोमती जी से गंगा जी तक पूरी कहानी बताऊंगा बैठा के आपको। अच्छा ठीक है, ऋचा जी हाँ बता। डिबेट में बैठ के, हाँ अब मेरा समय मुझे बोलने दीजिए। जी बोले। तो डिबेट में बैठ के जरा मुझे लखनऊ से लेकर यमुना एक्सप्रेस वे सफाई गाँव, इसके अलावा कहीं का भी विकास बताइए। सुनिए, तो 4 बार लोक भवन किसने बनवाया? सुनिए 4 बार ऋचा जी, यहाँ पे जी इकाना किसने बनवाया? लखन, मैंने क्या कहा? मैं गिना दूं। अखिलेश 108 किसने लागू किया? ना आप गलत ट्रैक में जा रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला? हाँ ठीक है, राम प्रताप जी जवाब दे देंगे। लेकर आपका गांव मतलब जी मैं जवाब देता हूँ इसका तुरंत। मैं इसका जवाब देता हूँ। 50 जिलों में 4 लेन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सारे तहसीलों से जोड़ा गया। ये एक उपलब्धि है जो कि सबको ज्ञात है। और अब आप अपना सवाल दीजिए। आप गंगा का भी जवाब दीजिए। आप गंगा के क्वेश्चन को अवॉइड क्यों कर रही हैं? आप गंगा वाला जवाब दीजिए। मुझे बताइए कितना बीओडी है वहाँ पे वाराणसी में इस समय? आप मुझसे ना कोई भी लेवल और ये ऑक्सीजन लेवल कितना घट रहा है बढ़ रहा है ये मैं यहाँ पर बताने नहीं बैठी हूँ। मैं आपको जो बता रही हूँ उतना सुन लीजिए आप, ठीक है ना? हम लोग गणित की और हमने भू विज्ञान में कोई जानकारी नहीं हासिल करी है। देखिए हम केवल वो बात कर रहे हैं जिसके आधार पे ये चुनाव हुए हैं और जनता ने जिस आधारों पे वोट दिए हैं और जिन आधार पे आगे चुनाव होने जा रहा है। आपने ये बोला, देखिए आज मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारा विपक्ष संघ की तारीफ कर रहा है। मतलब जिस संघ को इन्होंने हत्यारा बोला, जिस संघ को इन्होंने नफरत फैलाने वाला बोला, आप याद करिएगा कि जब 22 का चुनाव था तो कांग्रेस के पेज से एक ग्राफिक पड़ा था जिसमें उन्होंने खाकी पैंट के नीचे आग लगाई हुई थी और उसी को राहुल गांधी ने पोस्ट किया, उसी को पूरी कांग्रेस की टीम ने पोस्ट किया। तब इनको शर्म नहीं आई, तब इन्हें नहीं पता था कि ये कौन सी विचारधारा है। आज इनको ये लग रहा है कि अगर किसी पिता ने अपने पुत्र को डांटा है तो ये उसमें आके अपने हाथ मांजेंगे बैठ के। चलिए ऋचा जी, मैं तो इसी भावना का कद्र कर रहा हूँ कि आप लोग ये मानिए कि संघ जो है आपके पिता है। एक और जवाब ले लीजिए। उन्होंने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में बड़ा बवाल हुआ। ये बताइए भाई साहब, स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी का नाम याद है?
जिसको आपके मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव के लिए नजरबंद कराया था। अरे मुलायम सिंह ने किया होता तो आप शासन में आती, सरकार में आती, बताइए। नहीं, मैंने क्या बोला, कहा हमारी सरकार थी। तो ये गलत नैरेटिव मत चलाइए कि शंकराचार्य का सम्मान नहीं किया, ये ज्ञान नहीं दिया, वो ज्ञान नहीं दिया। आप पहले ये बोलिए कि शंकराचार्य को इतिहास में पहली बार किसने अंदर नजरबंद करा के रखा? वो भी तो कांग्रेस समर्थित शंकराचार्य थे। उन्होंने उस समय भी कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त ठीक नहीं है। ये उस समय का बयान है जो ये आज भी बयान दे रहा है। हमने तो किसी को नजरबंद नहीं किया। हमने तो जो कोर्ट से आदेश लेके आए थे कि यहाँ पर जो विवादित जमीनी है ये हम लोग को दे दी जाए, आपने उन सारे सन्यासियों को जेल में बंद करा दिया था। आपका ये इतिहास और आप हम लोग को ज्ञान देने आ रहे हैं इस चीज पे। नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी जो सत्ता में है या विपक्ष में है, सबके सरकार की अपनी अपनी खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमें विश्लेषण ये करना होता है कि अगर हार हुआ है तो किस वजह से और जीत हुई है तो किस वजह से। कल मुख्यमंत्री से ऋचा जी मोहन भागवत की मुलाकात होनी है, गोरखपुर के दौरे पर हैं वो। क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश अपने में एक बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं देश की राजनीति को तय करता है। तो मुझे लगता है यदि हमारे अंदर कमी रह गई, चाहे वो प्रशासन के स्तर पे, चाहे संगठन के स्तर पे, चाहे कार्यकर्ता के स्तर पे, मुझे लगता है चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सबको आत्ममंथन करने का समय है। क्योंकि राजनीति का मतलब ये नहीं है, आप ये सोचिए कि इन सारी लड़ाइयों में जो एक जनता है जिसके विकास का नाम लेके हम विधायक बनते हैं, जिसके विकास का नाम लेके हम सांसद बनते हैं, हम मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कहीं ना कहीं पिसता है। उसको ये चीज समझ नहीं आती है कि नहीं ठीक है, हमें 5 साल तक तो मोदी जी ठीक लगे थे, योगी जी ठीक लगे थे, हमारी बहनें और बेटियां और बीवियां भी सुरक्षित थी, लेकिन 5 साल के बाद अचानक 1 महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि हमें उनसे खौफ लगने लगता है। ठीक है, अभी तक तो कभी भी ये चीजें नहीं बोली गई थी। तो मुझे लगता है कि यदि संघ हमें जो भी शिक्षा दे, हमें उसे एज अ पिता, एज अ अभिभावक सबसे पहले चलिए यही भावना कायम रहे, हम तो चाहते हैं कि यही भावना कायम रहे। दिलीप जी, अब चूंकि लगभग ये माना जा रहा है कि 6 जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे उनकी भी सदस्यता समाप्ति के लिए एक आवेदन समाजवादी पार्टी की ओर से दिया जाएगा। जी। टोटल 9 सांसद बन चुके हैं, तो वो भी रिक्त हो गया है। इरफान सोलंकी का एक पद ये जोड़ दिया था, 10 है ना, और ये 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, एक MLC का भी चुनाव होना है। तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौतियाँ होंगी? क्या बीजेपी वाकई संघ को साध लेगी? और चूंकि ये पहली अग्नि परीक्षा होगी, 30 से 40 सेकंड में जवाब, वक्त कम है, इशारा हो चुका है। देखिए, एक बात है, जिस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की जो है कार्यकालों का जो है 10 सालों का जो है लेखा जोखा था, उस हिसाब से जो है नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो 16 सीटों 17 एक MLC का 17 सीटों का है, इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी संघ को साथ के जो है काम कर लेगी। मेन जो है यहाँ की जो जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग परसेंटेज गिरी है, अब ऋचा जी माने या न माने, लेकिन जो है वो हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार गया है और लोग जा रहे हैं। और आने वाली जो है 5 साल की जो है मोदी सरकार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, उनमें क्या बदलाव होगा, ये जो है भविष्य के गर्त में है। ठीक है सुनील जी, कल मुख्यमंत्री जी के साथ मोहन भागवत की मुलाकात होनी है, क्या कुछ हो सकता है? क्या एक बार फिर मजबूती से योगी खड़े होंगे? क्योंकि उपचुनाव जो होंगे तो ये पहली अग्नि परीक्षा होगी लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, हमारा अपना अनुमान है संजय जी कि ये आपसी मामला है, बैठ समझा जरूर जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते हुए अभिमान को रोकने का ये प्रयास भी है कि आप इस देश में अकेले नहीं हो, आप साथ पूरी टीम खड़ी हुई है। अगर आप सोच रहे हो कि अकेला हमारा चेहरा है, तो ये आपके भविष्य के लिए और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि भागवत जी और योगी जी भी RSS पुराने कार्यकर्ता कहूँगा उनको, तो दोनों में सामंजस्य कहीं कहीं स्थापित हो जाए। चलिए, लेकिन एक सेकंड, ऋचा जी जो कह रही है, खतरे घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आपकी लोकप्रियता कम हो रही है और कम होती ही जा रही है। ठीक है जी, वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए अपने मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जाहिर सी बात है, चूँकि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है, यह निश्चित तौर पर एक चुनौती है मोदी योगी सरकार के लिए, क्योंकि बगैर संघ के भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। देखने वाली बात होती है कि कल मुख्यमंत्री के साथ जब मोहन भागवत की मुलाकात होती है तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को संघ ने साफ तौर पर चेता दिया है कि अहंकार की राजनीति छोड़ें और प्रतिपक्ष के साथ प्रतिपक्ष की भूमिका में रहकर देश को आगे बढ़ाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 39388172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर, पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।